नमस्ते दोस्तों। हमारे शरीर का 360 डिग्री मूवमेंट किसी जॉइंट का हो सकता है तो उसका नाम है शोल्डर जॉइंट। इसी शोल्डर जॉइंट के वजह से हम 360 डिग्री मूवमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर इसी शोल्डर जॉइंट का मूवमेंट अगर हम आसानी से न कर पाए तो इसी कंडीशन को मेडिकल लैंग्वेज में कहा जाता है फ्रोजन शोल्डर। और इसी फ्रोजन शोल्डर के क्या कारण होते हैं, इसके वजह से हमें क्या क्या तकलीफें हो सकती है, क्या लक्षण उत्पन्न हो सकते हैं, और इसी फ्रोजन शोल्डर को अच्छा करने के लिए हमें क्या घरेलू उपाय अपनाने चाहिए, इन डिटेल बात करते हैं आज के इस वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रुपेश आमले और पिछले 12 सालों से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ नवी मुंबई में। बेसिकली फ्रोजन शोल्डर क्यों होता है उसके पीछे के 4 प्रमुख कारण होते हैं। इसमें सबसे पहला कारण होता है डायबिटीज। डायबिटीज होने वाले व्यक्तियों को बेसिकली उनके जो शोल्डर होता है उस जॉइंट में जाने वाला ब्लड सप्लाई जो होता है वो भी हाई ग्लूकोज कंटेंट वाला चला जाता है। इसी वजह से शोल्डर जॉइंट में जो कैप्सूल होता है और जो ह्यूमेरस का बॉल होता है इनमें एडेसिव कैप्सुलाइटिस जैसी कंडीशन उत्पन्न हो सकती है। और इसी कंडीशन के वजह से उनमें फ्रोजन शोल्डर भी उत्पन्न हो जाता है। तो अगर लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज आपको है और वो डायबिटीज आपका अनकंट्रोल्ड है तो उसी वजह से भी आपके शरीर में फ्रोजन शोल्डर की पैथोलॉजी बन सकती है। इसमें दूसरा रीजन होता है इंजरी। अगर हमें पुराना कोई मार शोल्डर जॉइंट पर लगा होगा या हमेशा आपको सोते समय इसी एक कंधे के ऊपर सोने की आदत होगी, या फिर कोई ऐसा एक्टिविटी जिससे कि आपके शोल्डर जॉइंट पर इंजरी हो जाए, तो इसी इंजरी के वजह से वहां का जो कैप्सूल होता है वो डैमेज हो जाता है और डैमेज होने के वजह से वहां पर फ्रोजन शोल्डर की पैथोलॉजी बन जाती है। तीसरा रीजन होता है इम्प्रॉपर मूवमेंट। बेसिकली शोल्डर जॉइंट का मूवमेंट अगर अच्छी तरह से हम नहीं कर पाते, इम्प्रॉपर मूवमेंट के वजह से शोल्डर जॉइंट की जो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी होती है वो डिस्टर्ब होने लगती है और डिस्टर्बेंस की वजह से वहां की रेंज ऑफ मूवमेंट कम होने लगती है। हम शोल्डर जॉइंट को जो भी मूवमेंट होती है, जो कि अपवर्ड डाउनवर्ड मूवमेंट और मूवमेंट करना, फॉरवर्ड बैकवर्ड मूवमेंट करना या फिर लिफ्ट एंड अप जो मूवमेंट करना, ये अच्छी तरह से नहीं हो पाती। और इसी कंडीशन के वजह से हम शोल्डर जॉइंट से प्रेसिंग वाली एक्टिविटी भी अच्छे से नहीं कर पाते। इसी कंडीशन के वजह से हो सकता है फ्रोजन शोल्डर। और इसमें चौथा रीजन होता है थायराइड। जो भी व्यक्तियों को, चाहे वो पुरुष और स्त्री हो, इनमें अगर थायराइड के जो हार्मोन होते हैं वो इम्प्रॉपर लेवल में रहे या हार्मोनल इम्बैलेंस उनके शरीर में बनता रहता है, तो ऐसा देखा गया है कि थायराइड के वजह से भी उनके शरीर में फ्रोजन शोल्डर की पैथोलॉजी बन जाती है। जिन भी व्यक्तियों को फ्रोजन शोल्डर हो जाता है तो उनके शरीर में प्रामुख्य तौर से 4 ही प्रकार के लक्षण उत्पन्न हो सकते हैं। इसमें सबसे पहला लक्षण होता है पेन। बेसिकली फ्रोजन शोल्डर के वजह से वो उनके शोल्डर जॉइंट की मूवमेंट अच्छी तरह से नहीं कर पाते, या जितने भी मूवमेंट करती है तो उस टाइम पर उनके शोल्डर जॉइंट में दर्द होते हुए दिखाई देता है। ये दर्द की इंटेंसिटी 0 से लेकर 10 तक भी हो सकती है, जिसमें कि 0 यानी नॉर्मल या नो दर्द होता है, 5 यानी बेरेबल दर्द होता है और 10 माने बहुत दर्द हो जाता है। तो कुछ लोगों का जो दर्द होता है वो 5 से 10 की रेंज में फ्लक्चुएट होते हुए दिखाई देता है। इसमें दूसरा रीजन होता है रेंज ऑफ मूवमेंट। बेसिकली शोल्डर जॉइंट के वजह से अगर आपको फ्रोजन शोल्डर जैसी कंडीशन है तो आपको जो शोल्डर जॉइंट से मूवमेंट करनी होती है वो रेस्ट्रिक्टेड हो जाती है, जिसमें कि हमें कोई भी वजन उठाना या एक वस्तु को यहाँ से उठाकर दूसरी वस्तु जगह पर रखना या पुश करना या फिर कोई भी ऐसी एक्टिविटी की जिसमें शोल्डर जॉइंट की जो मसल्स होते हैं, लिगामेंट होते हैं, वो यूज होते हैं, ये सारी एक्टिविटी हम अच्छी तरह से नहीं कर पाते। इसमें तीसरा लक्षण होता है स्टिफनेस। बेसिकली शोल्डर जॉइंट में मूवमेंट अच्छी तरह से ना होने की वजह से उसमें स्टिफनेस भी आ जाता है और ये स्टिफनेस की वजह से और भी काम करना, डे टू डे एक्टिविटी करना काफी डिफिकल्ट हो जाती है। इसमें चौथा लक्षण होता है नमनेस। बेसिकली शोल्डर जॉइंट में अगर फ्रोजन कंडीशन उत्पन्न हो जाती है जिससे कि रेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट हो जाते हैं या फिर स्टिफनेस उसमें आ जाता है, तो वहां से पास होने वाले जितने भी नर्व्स होती है वो भी ट्रैप होने लगती है और उन नर्व्स का कंडक्शन अच्छी तरह से नहीं हो पाता, जिससे कि हाथों में झुंझुनापन रहना, सूनापन आ जाना, ये सारे लक्षण उत्पन्न होते हुए दिखाई देते हैं।
फ्रोजन शोल्डर की कंडीशन में अगर आपको घरेलू नुस्खे अपनाने हैं तो सबसे पहला नुस्खा आपको अपनाना चाहिए हॉट फर्मेंटेशन। बेसिक फ्रोजन शोल्डर के कंडीशन में वहां पर जाने वाला जो ब्लड सप्लाई होता है वो रेस्ट्रिक्टेड हो जाता है और लेस ब्लड सर्कुलेशन की वजह से दर्द और स्टिफनेस बढ़ता ही रहता है। तो हॉट फर्मेंटेशन में आपको बस गर्म पानी की जो थैली होती है वो वहां पर लगानी है, या ईंट को गर्म करके उससे आप वहां पे स्टीमिंग दे सकते हो या हीट दे सकते हो, जिस वजह से वहां पर जाने वाला जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो इम्प्रूव होते हुए दिखाई देता है। जैसे जैसे ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव हो जाता है तो फ्रोजन शोल्डर में होने वाला दर्द और स्टिफनेस दोनों की इंटेंसिटी और सीवियरिटी भी कम होती हुई दिखाई देती है। इसमें दूसरा उपाय होता है हल्दी और अदरक का सेवन करना। रात को सोते समय आपको एक ग्लास गर्म दूध लेना है और उसमें थोड़ा सा अदरक और थोड़ी सी हल्दी पाउडर डालकर अच्छे से मिक्स करना है और उस कॉम्बिनेशन को रात को सोते समय पीना चाहिए। इस प्रकार से दूध में मिलाया हुआ हल्दी और अदरक अगर हम रेगुलर बेसिस पर पीते हैं तो उस समय होने वाले एंटी इन्फ्लामेटरी एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज की वजह से कैप्सूल के ऊपर जो स्टिफनेस आया हुआ रहता है, कैप्सूल के ऊपर जो भी रिजिडिटी आई हुई रहती है वो कम होते हुए दिखाई देती है। इसमें तीसरा उपाय होता है लूजनिंग और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस। बेसिकली फ्रोजन शोल्डर में आपकी रेंज ऑफ मूवमेंट कम होती है, इसीलिए आप जो मूवमेंट के साथ थोड़ा सा कंफर्टेबली आप शोल्डर जॉइंट का मूवमेंट कर सकते हो तो उस मूवमेंट से आपको शुरुआत करते हुए आहिस्ते आहिस्ते आपकी रेंज ऑफ मूवमेंट बढ़ाती हुई चली जानी है। जैसे ही दोनों हाथों को हमने इंटरलॉक फिंगर्स कर दिया और दोनों हाथों को शोल्डर जॉइंट की तरफ स्ट्रेचिंग इफेक्ट आपको देना है, वैसे वैसे दोनों हाथों को ऊपर की तरफ लेते हुए जाना है और वैसे ही दोनों साइड में उन दोनों हाथों को लेते आना है। इस प्रकार का एक्सरसाइज करने से वहां पर जो कैप्सूल में जो एडेजेंस आ जाते हैं वो एडेजेंस ब्रेक होते हैं और एडेजेंस ब्रेक होने की वजह से कैप्सूल में बॉल का मूवमेंट अच्छी तरह से होते चला जाता है और फ्रोजन शोल्डर में हमें काफी राहत मिल जाती है। इसमें चौथा उपाय होता है इप्सम सॉल्ट का प्रयोग करना। बेसिकली आपका नहाने का जो पानी है उसमें लगभग 2 पिंच अगर आप इप्सम सॉल्ट डालते हो और इप्सम सॉल्ट डालकर आप उस पानी से नहाते हो तो गुनगुने पानी में इप्सम सॉल्ट जब भी जाता है और ऐसा सॉल्ट वाला पानी जब हमारे शरीर पर गिरता है तो उसके प्रभाव के वजह से वहां पर यानी कि शोल्डर जॉइंट पे जितने भी मसल्स होते हैं, लिगामेंट्स होते हैं और टेंडन होते हैं, इनमें रिलैक्सेशन इफेक्ट आ जाता है और रिलैक्सेशन इफेक्ट की वजह से हमें फ्रोजन शोल्डर में काफी राहत मिलना चालू हो जाता है। और इसमें पांचवा उपाय होता है समन्वय मसाज तेल। बेसिकली अगर आपको हॉट फर्मेंटेशन भी करना है, इप्सम सॉल्ट के बेनिफिट्स भी चाहिए और लूजनिंग स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस भी करनी है तो इन तीनों का कॉम्बिनेशन आप समन्वय मसाज तेल में यूज कर सकते हो। बेसिकली समन्वय मसाज तेल में नीलगिरी होता है, नीलगुंडी होता है और ऐसे वात शामक द्रव्य होते हैं जिनके प्रभाव से ये जो तेल तैयार किया हुआ है इस तेल से आपको अच्छी तरह से शोल्डर जॉइंट की मालिश करनी है। जब भी अच्छी तरह से शोल्डर जॉइंट का मसाज कंप्लीट हो जाए तो फिर गर्म पानी के तेल से आपको उसको सिकाई करनी है। हॉट फर्मेंटेशन होने के बाद आपको लूजनिंग और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस का प्रयोग करना है और उसके बाद गर्म पानी से नहाना है। ऐसी एक्टिविटी आप साइमल्टेनियसली स्टेप बाय स्टेप करते हो तो उनके प्रभाव की वजह से सबसे पहले तो क्या फ्रोजन शोल्डर में जो कैप्सूल में जो एडेजेंस आ जाते हैं वो दूर होना लगते हैं, उसके साथ साथ वहाँ के जो मसल्स होते हैं, लिगामेंट्स होते हैं और टेंडन्स होते हैं उनमें रिलैक्सिंग इफेक्ट आ जाता है और वहाँ का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने लगता है, जिसके प्रभाव से फ्रोजन शोल्डर में काफी रिलीफ मिल जाता है। तो अभी तक हमने देखा कि फ्रोजन शोल्डर की तकलीफ अगर आपको है तो डेफिनेटली इस वीडियो में बताए हुए घरेलू उपाय आप जरूर अपनाइए। आपके फ्रोजन शोल्डर के बारे में अगर आपको किसी भी प्रकार का कंसल्टेशन कराना होगा तो हमारे क्लिनिक की टीम के साथ आप कांटेक्ट कर सकते हो। ऐसा ही हमारा पेज इंस्टाग्राम पर भी है, डॉक्टर आमने रूपेश नाम से, आप वहां पर भी मुझे फॉलो कर सकते हो। ऐसे नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाना मत भूलिए। निरोगी सेहत का वादा करता है दुर्वायुर्वेदा। मिलते हैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।